पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पुलिस का एक्शन। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई अहदेदारों और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची से एमएनए सैफुर रहमान महसूद और अताउल्ला एडवोकेट विहाड़ी से ताहिर इकबाल चौधरी गिरफ्तार। हमाद अजहर, फिरदौस आशिक अबान, मियां असलम इकबाल, एजाज चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, जमशेद चीमा, शेख राशिद समेत मुतादिद रहनुमाओं के घरों पर छापे। लाहौर में 150 से जायद कारकुन गिरफ्तार। लाहौर मॉडल टाउन में पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हो गया। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक मॉडल टाउन सी ब्लॉक में पीटीआई कारकुन साजिद के घर क्रैकडाउन किया गया। साजिद के घर की छत से फायर हुआ। गोली कांस्टेबल कमाल अहमद की छाती में लगी। पुलिस ने कांस्टेबल को शहीद करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। वजीर आला हमजा शहबाज ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई का लॉन्ग मार्च। लाहौर शहर के दाखिल खारजी रास्ते शादरा को बंद कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस को एमओ कॉलेज तक महदूद कर दिया गया। रावे पुल की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। खवातीन और स्कूल जाने वाले बच्चे भी पैदल सफर करने पर मजबूर। पुरम एहतजाज तमाम शहरियों का हक है। इमरान खान की क्रैकडाउन की मजम्मत। कहा, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ जालिमाना क्रैकडाउन किया गया। छापों से नून लीग का चेहरा आया हो गया। ऐसे इकदामात मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक आज इजलास तलब कर लिया। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अमन अमान की फ़ज़ा कायम रखने के लिए मज़ीद इक़दामात पर भी गुफ्तगू होगी। पुलिस का क्रैकडाउन। पीटीआई पंजाब की क़यादत ने प्लान बी पर गौर शुरू कर दिया। ज़रा के मुताबिक लाहौर शहर के 6 मकामात में धरनों की तजवीज़ पर हतमी लाएअमल तय किया जाएगा। एयरपोर्ट रोड, फिरोजपुर रोड, ठोकर न्याज़ बेग, गड़ीशाह, शादरा और सगिया पुल शामिल। हतमी फैसला आज होगा। और इलेक्शन वक्त पर ही होंगे हुकूमत का मुद्दत पूरी करने का फैसला। सख्त मुआशी इक़दामात पर भी इत्तफाक। इत्तेहादी जमातों का अहम तरीन इजलास कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। फौरी तौर पर इलेक्शन न करने से मुतल्लिक आइंदा के मुकम्मल लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। खबर शामिल करें। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। सूबे भर में जल्द से जुलूस, रैलियों और अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ज़रा के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। इस हवाले से मजीद भी जानते हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज मुगेरी से। जी इम्तियाज। देखिए जी, महकमा दाखिला सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दिया है और सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, अवामी इज्तिमात पे मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सूबे भर में दफा 144 20 रोज के लिए नाफिज अमल होगा और इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने ये अहम फैसला किया है और सिंध हुकूमत की हिदायत के बाद ये फैसला किया गया है और दफा 144 सूबे भर में नाफिज कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज। बेगुनाह पुलिस एहलकार कमाल अहमद को लगने वाली गोली सबूत है। इमरान खान दहशतगर्द है। कमाल अहमद के कातिल शेख रशीद और इमरान खान के हवारी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं खूनी मार्च होगा कि ऐलान करने वालों से पूरा हिसाब लेंगे। फायरिंग से ये बात साबित हुई कि ये सियासी सरगर्मी नहीं। कमाल अहमद के कातिलों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। शहीद एहलकार के अहल खाना को शोहदा पैकेज देंगे।
खूनी मार्च होगा के ऐलान करने वालों से पूरा हिसाब लेंगे। फायरिंग से ये बात साबित हुई कि ये सियासी सरगर्मी नहीं है। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि कमाल अहमद के कातलों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। बेगुनाह पुलिस एहलकार कमाल अहमद को लगने वाली गोली सबूत है। इमरान खान दहशतगर्द है। कमाल अहमद के कातिल शेख रशीद और इमरान खान के हवारी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं खूनी मार्च होगा के ऐलान करने वालों से पूरा हिसाब लेंगे। फायरिंग से ये बात साबित हुई है कि ये सियासी सरगर्मी नहीं है। पीटीआई की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट का धरना केस का फैसला हम उसी के मुताबिक हिदायत देते हैं। चीफ जस्टिस का ये अदालत अमूमी ऑर्डर जारी कर सकती है। अगर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी ये अदालत तो नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट का धरना केस का फैसला हम उसी के मुताबिक हिदायत जारी करेंगे। क्या ये अदालत अमूमी ऑर्डर जारी कर सकती है? इसी हवाले से मजीद भी जानते हैं नुमाइंदे साकिब बशीर से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से धरने, एहतजाज और गिरफ्तारियों के हवाले से उसके खिलाफ जो है वो दरखास्त दायर हुई है। बैरिस्टर अली जफर आज चीफ जस्टिस अतन की अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से थोड़ा जो है वो वक्त मांगा गया है अदालत की जानिब से कि थोड़ी देर बाद वो दोबारा दलाइल का आगाज करेंगे। लेकिन आज जो दलाइल हुए उसमें अदालत की जो अली जफर है उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये क्लासिक केस है कि यहाँ पे जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। लेकिन कल रात से मुल्क भर में पीटीआई कारकुनान जो लीडरशिप है उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने पिटीशन फाइल की तब से लेकर अब तक ये क्रैकडाउन जारी है। चीफ जस्टिस अतन की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अदालत एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती और ये भी अदालत ने कहा कि हम कोई उमूमी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। यहाँ पे हसास इमारतें हैं, इसके अलावा एम्बेसीज हैं, इस तरह का उमूमी ऑर्डर अदालत जो है वो जारी नहीं कर सकती। अदालत ये कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो धरना केस का आज खुद नोटिस केस का फैसला था, अदालत ने ये कहा कि उसमें उसूल ज़वाबित जो है वो वज़ा किए गए थे एहतजाज और धरना के हवाले से। तो अदालत ये कह सकती है कि उस ऑर्डर की पैरवी की जाए। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या ये अदालत उमूमी ऑर्डर जारी कर सकती है? अगर कुछ हो जाए यहाँ पे तो इसकी जिम्मेदारी ये अदालत तो नहीं ले सकती। अब इस केस में जो है वो वक्फा किया गया है। थोड़ी देर बाद दोबारा अली जफर जो है इस केस में दलाइल का आगाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया साकिब बशीर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एज यूजुअल हमारे पास बहुत कुछ है इस घंटे में भी जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन आगाज में है बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें फैरा फैज आज हमें बता रही है कि पत्थर के दौर में इंसानी जिंदगी कैसी थी। अच्छा। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। 90% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो स्टोन एज की है। उनका जो मस्कन है बारों के अंदर ही था। स्मूथली ये कट हो गया, जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। आपके और मेरे हाथों के दरमियान ये लाखों सालों का फासला है। उनकी केव पेंटिंग्स मिलती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हमने आपको तारीखी औराक से पाकिस्तानी खित्ते के बारे में बताया। मुगलिया सल्तनत, ब्रिटिश दौर और सिखों की हुकूमत के अलावा हमने आपको पाकिस्तान के तफरीही मुकामात की सैर भी करवाई। और आज मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज जिस दौर में हम रहते हैं ये टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले पत्थरों के दौर में, जिसे स्टोन एज का दौर कहा जाता है, उस दौर में लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, और जो उनके औजार थे क्या वो आज के दौर में भी इस्तेमाल होते हैं, ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मुख्तलिफ तहजीबें कैसी थी। तो आइए, जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हमीद, चेयरमैन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सर मुझे ये बताएं, ये जो स्टोन एज का दौर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये क्या दौर था और कितने साल पुराना है? स्टोन एज वो ज़माना था कि जब इंसान इस ज़मीन पे रह रहा था और वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ग़ज़ा के लिए या अपने डिफरेंट मकासद के हसूल के लिए जो औज़ार इस्तेमाल कर रहा था, वो औज़ार उसके पत्थर से बने हुए थे। अफ्रीका में जाएं तो ये आपको 3.3 मिलियन ईयर्स का भी मिल जाएगा।
रिसेंट जो रिसर्च पाकिस्तान में हुई है उसमें ये जो है 5 मिलियन तक भी चला जाता है, जो हमारे पोटोहार का 5 इलाका। मिलियन ईयर्स बैक। जी। कैसे पता चला, कहाँ से ये आसार मिले और पता चला कि ये जो टाइम पीरियड है स्टोनेज का ये इतना कदीम है? देखिए, साइंटिफिक स्टडी है। हमारे आर्कियोलॉजी में होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स की डेटिंग करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना है। पहले इंसान की एज पता चली कि वो कितना पुराना है, और उसी मुनासबत से फिर उसके करीब जो औज़ार मिले वो औज़ार कितने पुराने थे। तो जो अर्लीस्ट जो जगह है, 2 जगह, एक अफ्रीका से है और दूसरा हमें अपने पोटोहार से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर ये हमारे इर्द गिर्द ये जो पड़े हुए हैं ये उसी दौर की अक्कासी कर रहे हैं, लेकिन ये लेट दौर है। अच्छा, ये अर्लीस्ट दौर नहीं है। तकरीबन कितना पुराना होगा ये भी लाखों सालों पे तो मुहित तो है ये, और ये हमारे इसी इलाके से ही है, जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये पोटोहार के इलाके से हैं पत्थर? ये पोटोहार से भी हैं, ठीक है। साल्ट रेंज का इलाका जो हमारा है उसमें भी हैं, और फिर ये हमें मिलते हैं सिंध से, रोडी हिल और सिंध का जो इलाका है वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि पत्थर को उसने किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है। जानवर को मारने के लिए अलग पत्थर इस्तेमाल करेंगे, और उसकी स्किन उतारने के लिए और उसके गोश्त के टुकड़े बनाने के लिए अलग इस्तेमाल करेंगे। बेसिक ये नॉलेज कहाँ से आया होगा उनके पास? ये नॉलेज नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। मिसाल के तौर पर इंसान पहले फूड गैदरर था, उसमें ये एबिलिटी ही नहीं थी कि वो अपना उगा के खा सके। अगर किसी जानवर ने शिकार किया हुआ है तो जब उसका पेट भर गया उसके बाद जानवर उस शिकार को छोड़ के चला गया। इंसान जानवर के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, वो पीछे बैठ के वेट करता रहा कि जब ये जाएगा तो फिर मैं ये खाऊंगा। लिहाजा ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ कि उसने गोश्त कैसे खाना है। अच्छा, ठीक है, मतलब उसने उसको देखा और उसको वहाँ से देखा ऑब्जर्व किया। और जब वो जानवर दोबारा खाने के लिए आया, जब उसने देखा कि ये मेरे ही खाने पे हमला हो रहा है और कौन सी इससे उन दोनों में फिर फाइटिंग का जो कंसेप्ट है वो निकला। गैर इरादी तौर पे ऐसा हुआ कि पत्थर को उसने पकड़ा अपने बचाव के दौरान और उसको मारा। जब उसको मारा तो उसको तकलीफ हुई, जानवर को, वो भाग गया। तो ये जब 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ तो इंसान को ये पता चला गया कि ये जो चीज़ है इसको जब मैं मारूंगा किसी चीज़ को तो अगले को वो दर्द होगा, वो भाग जाएगा। उसने इस अमल को सीखा और फिर वो उसको पिक कर गया। फिर उनको पता चल गया कि ये जो हमारा वाहद एक सहारा है जो कि हमें बचा सकता है, हमें खाना दे सकता है, वो है ये स्टोन। तो उसने फिर ये अपना जो दायरा है खुराक हासिल करने का, ये थोड़ा थोड़ा आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता गया। मतलब वो जानवरों को देखता रहा, जैसे कुछ गोश्त खा रहे थे तो उसने अडॉप्ट कर लिया कि मैंने गोश्त खाना है। कुछ जो है कोई सब्जियां खा रहे थे तो उसने वो अडॉप्ट कर लिया। अब उसको वो वाला फल हासिल करने के लिए वो वाला पत्थर नहीं चाहिए जो कि वो मार रहा है, क्योंकि वो भारी है। और अगर आपने दरख्त से कोई चीज़ आपने नीचे लानी है तो उसके लिए 2 ही थे, या तो आप उस पर चढ़ जाएं या कुछ इतना लंबा कोई ऐसी स्टिक बना लें उसको मारें। फल नीचे गिर। लिहाजा उसने ये चीज़ सीखी कि जो वो वाला जो पत्थर है वो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसी मुनासबत से उसने जो औज़ार हैं वो तश्कील देता गया। एक स्टेज ऐसी भी आती है कि उसने जो अपना खाना है वो हवा में भी तलाश किया और उसने पानी के अंदर भी तलाश किया। मछली भी मिल गई उसको और परिंदे भी मिल गए। ये सारा कुछ जो हुआ है ये स्टोन एज का फिनोमेना है। लाखों साल पहले जिस दौर की हम बात कर रहे हैं स्टोन एज की, तब मौसम कैसा होता था और जानवर कौन कौन से पाए जाते थे? उस वक़्त के इंसान में ये नहीं था कि उसने अपना घर बनाना है, उनका जो मस्कन है वो गारों के अंदर ही था। तो फिर वो कैसे बचते थे मौसम की सख्ती से? इस चीज़ ने इजाद की आग, ये हमें उस तरफ ले जाती है। लेकिन आग वो जलाते कैसे थे? उनके पास चीज़ें तो थी नहीं। आग जलाने का कंसेप्ट है, ये भी उसको गैर फितरी तौर पर उसके सामने आया। फ़र्ज़ करें वो बैठा हुआ है, पत्थर गिरता है, पत्थर के टुकड़े पे आके वो गिरता है, उसमें चिंगारी निकलती है, चिंगारी निकल के वो सूखे हुए पत्थरों पे जाती है में आया कि इस तरह से और वो आग होती। उस वक्त तो वो उसका रिएक्शन होगा कि वो डर जाएगा। लेकिन अगर मौसम सर्द है और साथ में या कोई ऐसी चीज़ उस आग जल गई है तो उसको वो राहत देगी ना। ये जो स्टोन है इसमें वो तारीख छुपी हुई है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हैंड एक्स है जी, ये उस दौर का है। आप पकड़ सकते हैं। जब आप इसको पकड़ते बिल्कुल
तो ये एक बाकायदा एक औजार है बिल्कुल। जो मारने के लिए भी इस्तेमाल होगा या ये स्क्रैपिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, इसको ये बड़ा शार्प है आगे जी। से, ताकि अगर आप जैसे किसी पे हमला करें